ध्रुव की अचानक बढ़ी हुई शक्ति देखकर सानवी थोड़ा परेशान हो गई। उसने घबराते हुए ध्रुव की तरफ देखा, जो हांफते हुए इस वक्त उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर मार के घाव थे और वो सानवी की कलाइयों को कसकर पकड़े हुए था। ध्रुव ने देखा कि सानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वो छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव की पकड़ बहुत तेज थी। धीरे धीरे सानवी की कलाइयों पर खून का बहाव रुकना शुरू हुआ, जिससे उसके हाथ सुन पड़ने लगे। आखिरकार सानवी ने हार मानते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम क्या करना चाह रहे हो? इस पर ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और फिर सानवी से कहा, जाने दूं, लेकिन क्यों? क्या तुमने मुझ पर हमला करने के पहले ये नहीं सोचा था? अब तो तुम्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ सानवी। ये कहकर ध्रुव अपने हाथ उसके गले के पास ले गया और उसका गला घोटने को तैयार हुआ। उसके हाथ को गले के पास आते देख सानवी ने डर से उससे कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी बहन हूं। इस पर ध्रुव ने आंखें बड़ी करते हुए सानवी से सवाल किया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? चाहो तो आजमा कर देख लो। ये कहकर ध्रुव ने सानवी के गले पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे सानवी थोड़ा छटपटाने लगी। दबी हुई आवाज में सानवी ने ध्रुव से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह सुनकर ध्रुव ने चेहरे पर एक शैतानी हंसी के साथ सानवी से कहा, पहले पकड़ तो लो, फिर छोड़ने की बात करना। सानवी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसका ईगो उसे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन ध्रुव इस बात को अच्छे से जानता था कि सानवी थी तो उसकी बहन ही, चाहे दूर की ही हो। इसलिए वो सानवी को मारने नहीं वाला था, बल्कि सिर्फ डरा रहा था। फिर चेहरे पर बनावटी गुस्से के साथ ध्रुव ने सानवी को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया तो सानवी की जोर से चीख निकली। अब जो ध्रुव ने सानवी को डरा ही दिया था, इसलिए वो वहां से तुरंत फरार हो गया। लेकिन सानवी अभी भी सदमे में थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें खोलने की कोशिश तक नहीं की। फिर जैसे ही उसे समझ आया कि ध्रुव ने उसका गला छोड़ दिया था, तो सानवी ने थोड़ी हिम्मत करके आंखें खोली और देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। ध्रुव को आसपास ना पाकर सानवी ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, ध्रुव, तुमने मुझसे पंगा लिया है ना? अब तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। सानवी का गुस्सा अकेडमी में सब जानते हैं, लेकिन अब ये जानने की बारी तुम्हारी है। इतना कहकर सानवी खड़ी हुई और अपने कपड़ों पर जमी धूल को झाड़ने के बाद उसने जोर से जमीन पर अपना पैर मारा और वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर ध्रुव पहाड़ों में ही छुपा बैठा था। उसने जैसे ही देखा कि सानवी वहां से जा रही थी, तो ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। इस वक्त उसके माथे पर पसीना था, जिसे उसने अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, कितना अच्छा लगता है जब आपके पास इतनी ताकत होती है। ध्रुव बचपन से ही सानवी और सनी से नफरत करता था। ना जाने उन्हें देखकर क्यों ध्रुव का खून खौलने लगता था। तभी अचानक मुस्कुराते हुए उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और महल वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। ध्रुव जैसे ही जंगल से बाहर निकलने वाला था, उसे अचानक एक पेड़ के पास इरा दिखी। उसे वहां देखकर ध्रुव ने चौंकते हुए इरा से सवाल किया, इरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ध्रुव की आवाज सुनकर उसने मुड़कर देखा कि ध्रुव उसके पीछे खड़ा था। ध्रुव को देखते हुए इरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, ध्रुव, मैंने अभी अभी सानवी को यहां से जाते हुए देखा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। कहीं उसके गुस्से की वजह तुम तो नहीं? ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए इरा से कहा, वो तो हमेशा ही मेरी वजह से नाराज रहती है, लेकिन पता नहीं आज क्यों नाराज होगी। ये भी तो हो सकता है कि वो सनी को लेकर परेशान हो रही हो। ध्रुव की मुस्कुराहट देखकर इरा समझ गई कि उसका शक बिल्कुल सही था। उसने ध्रुव की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने देखा है कि तुम अक्सर सानवी को देखकर बौखला जाते हो। कहीं तुमने उसे जान से मारने की कोशिश तो नहीं की? इरा ने यह सवाल मजाक में किया था। यकीनन उसे पता नहीं था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। इरा की बात सुनकर ध्रुव ने अपने कंधे झटकाते हुए कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो तो उसने शुरुआत की थी। ध्रुव का जवाब सुनते ही इरा को हंसी आ गई। सच तो ये था कि इरा भी सानवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी मुस्कुराते हुए उसे अचानक कुछ याद आया और इरा ने ध्रुव से कहा, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल शक्ति भवन में हमें अपनी मूल शक्तियों के बारे में जानने को मिलेगा, और जाहिर सी बात है तुम भी चलोगे, है ना? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और इरा के साथ वहां से चला गया। अगले दिन ध्रुव और इरा अपनी अपनी मूल शक्ति का पता लगाने के लिए शक्ति भवन पहुंचे और वहां का नजारा देखकर ध्रुव एक बार फिर दंग रह गया।
सच तो ये था कि ध्रुव ने पहले भी वो हॉल देखा था, लेकिन हर बार उसे देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह जाता। हॉल के सामने सुनहरे अक्षरों में लिखा था शक्ति भवन, और उस जगह को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो जगह बहुत पुरानी थी। ये जगह पूरे शौर्य दल के लिए सबसे जरूरी जगह मानी जाती थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि शौर्य दल की सारी विशेष तकनीकों और शक्तियों के राज जो उन्हें विरासत में मिली है, यहीं पर सुरक्षित रखी जाती थी, और यहीं आपको अपनी मूल शक्ति के बारे में पता चलता था। और क्योंकि ये जगह शौर्य दल के लिए इतनी जरूरी थी, इसलिए इस जगह के चारों ओर पहरेदार तैनात किए गए थे। अगर ये कोई और दिन होता तो शौर्य दल के मेंबर्स यहाँ भटक भी नहीं सकते थे, लेकिन हर साल ये जगह यूथ सेरेमनी के बाद आम लोगों के लिए खोल दी जाती थी, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। इस दौरान शौर्य दल के मेंबर यहाँ आकर युद्ध की तकनीकें सीखा करते थे। वहीं ध्रुव अपनी नजरें घुमाते हुए भवन के चारों ओर देख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि वहां खड़े पहरेदार भवन में आए मेहमानों के एक एक कदम का हिसाब रख रहे थे। कुछ जगहों पर तो ध्रुव को मंडराती हुई शक्तियां भी दिखाई दी, जिससे ध्रुव समझ गया था कि ये जगह शौर्य दल की शक्तियों के लिए कितनी जरूरी थी। तभी पीछे मुड़कर ध्रुव ने इरा को देखा। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उसके बाद वो लोग चुपचाप मेन हॉल में आकर खड़े हो गए और बाकी मेंबर्स के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही पूरा हॉल शौर्य दल के मेंबर्स से खचाखच भर गया तो अरेंद्र ने आकर सबके सामने एक ऐलान किया। मैं पहले भी बहुत बार शक्ति भवन के नियम बता चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जो यहाँ नए हैं उन्हें बता दूं कि शक्ति भवन में कदम रखते ही आपके पास 2 घंटे हैं। हर एक मेंबर सिर्फ एक ही खास तकनीक को अपना सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर कोई लालची हो गया तो उसे वो एक खास तकनीक भी हासिल नहीं होगी। ये जगह हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों है, इसलिए इसका खास ध्यान रखिएगा। ये कहकर अरेंद्र ने सामने मौजूद सभी लोगों को देखा। अपने लीडर की बात सुनकर हॉल में खड़े सभी लोगों ने एक साथ जवाब देते हुए कहा, हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे। शौर्य दल का हर मेंबर ये चाहता कि वो सबसे बेहतर तकनीक को अपनाए, लेकिन उस खास तकनीक का पता लगाना इतना आसान नहीं था। सबकी आंखों में उसे पाने की उम्मीद देखते हुए अरेंद्र ने आगे कहा, अब जो नियमों की बात हो गई है तो हम तकनीकों को ढूंढना शुरू करते हैं। विजयी भवा। ये कहकर अरेंद्र एक कदम पीछे हुए और उन्होंने एक ऊंचे पत्थर की ओर देखा जो एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उस पत्थर के पीछे एक बड़ा सा दरवाजा भी था, जिसके सामने 2 पहरेदार खड़े हुए थे। फिर अरेंद्र ने जैसे ही वो काला कपड़ा अपनी ओर खींचा तो सबको दिखा कि पत्थर पर एक क्रिस्टल बॉल रखा हुआ था। उस क्रिस्टल बॉल की तरफ इशारा करते हुए अरेंद्र ने कहा, इस क्रिस्टल बॉल के जरिए अपनी मूल शक्ति का पता कर आप सभी अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, सब लोग अपनी मूल शक्ति वाले रास्ते पर ही चलिएगा और गलती से भी किसी दूसरे की मूल शक्ति वाले रास्ते पर मत चल दीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। इसी के साथ मैं आगाज करता हूं आज के इस अवसर का। जैसे अरेंद्र ने यह बात कही तो उसके पीछे खड़े पहरेदारों ने वो बंद दरवाजा खोल दिया जिसकी वो रखवाली कर रहे थे। फिर जैसे ही दरवाजा खुला, एक लड़का उत्साहित होकर भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर आया और ऊपर आते ही उसने पत्थर पर खड़े क्रिस्टल बॉल पर अपने दोनों हाथ रख दिए। उसके हाथों ने जैसे ही क्रिस्टल बॉल को छुआ, उसमें से एक हरी रोशनी निकली, जिसे देखकर अरेंद्र ने उस लड़के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मूल शक्ति वायु है, अब तुम अंदर जा सकते हो। अरेंद्र के इतना कहते ही वो लड़का खुशी से दरवाजे के अंदर चला गया और जैसे ही अंदर पहुंचा, बाहर खड़े लोगों में हलचल होने लगी। हर कोई चाहता कि वो पहले जाए और यही सोचते हुए बहुत सारे लोग सीढ़ियों पे चढ़ गए और क्रिस्टल बॉल के जरिए अपनी मूल शक्ति का पता करके दरवाजे के अंदर खास तकनीक ढूंढने चले गए। जब भीड़ अंदर जाने लगी थी तो ध्रुव ने इरा की तरफ देखते हुए कहा, चलो देखते हैं हमारे हाथ कौन सी खास तकनीक लगती है। ये सुनकर इरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ध्रुव के साथ चलने लगी। सच तो यह था कि इरा को किसी खास तकनीक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो वहां सिर्फ ध्रुव के कहने पर जा रही थी, क्योंकि उसे ध्रुव के साथ कुछ वक्त बिताना था। सीढ़ियों के पास पहुंचकर दोनों ने देखा कि क्रिस्टल बॉल से मूल शक्ति का पता लगाने के लिए मारामारी मची हुई है। इसलिए ध्रुव और इरा ने सीढ़ियों पर ही इंतजार करने का मन बनाया। दोनों को खास तकनीकों के लिए उतावला ना होते देख अरेंद्र के चेहरे पर
थोड़ी निराशा आ गई। आखिरकार जब भीड़ छंटी और क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने की बारी ध्रुव की आई, तो उसने अरेंद्र की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ उस बॉल पर अपना हाथ रखा। ध्रुव के हाथ रखते ही वो क्रिस्टल बॉल बहुत ज्यादा चमकने लगी। उसके अंदर लाल रोशनी दिखाई पड़ रही थी। वो इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। ये इशारा था कि ध्रुव की मूल शक्ति अग्नि थी। वैसे तो अरेंद्र को अपने बेटे की मूल शक्ति पहले से पता थी, लेकिन वो चाहते थे कि ध्रुव खुद अपनी मूल शक्ति पता करे। फिर आवाज में खरज के साथ अरेंद्र ने ध्रुव से फुसफुसाते हुए कहा, अग्निपथ, तीसरा रास्ता, रूम 43। अरेंद्र की बात सुनकर ध्रुव जाने को तैयार था, लेकिन उसने इरा की बारी का इंतजार किया, जो उसके पीछे ही खड़ी थी। क्रिस्टल बॉल के सामने खड़ी इरा उस पर हाथ रखने से पहले हिचकिचा रही थी। फिर उसने थोड़ा घबराते हुए अपनी सबसे छोटी उंगली उस बॉल पर रखी, जिससे वो बॉल आग की तरह चमकने लगी। इरा के सिर्फ छूने भर से वो बॉल चौंधियाने वाली रोशनी में लाल हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर पर जलता सूरज आकर रख दिया हो। बॉल की रोशनी देखकर अरेंद्र चौंक गए। उनकी सांसें तेज हो गईं, जिसे उन्होंने काबू में करने की कोशिश की। वो बॉल कुछ देर जली और फिर जैसे इरा ने अपनी उंगली उस बॉल पर से अलग की, वो वापस पहले जैसी हो गई। जब वो क्रिस्टल बॉल ठंडी हुई तो अरेंद्र और बाकी लोगों ने देखा कि उस बॉल पर अब दरारें दिखने लगी थी। ये देखकर अरेंद्र और इरा ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। अरेंद्र इरा को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कुछ छुपा रहे हों। फिर उन्होंने इरा से कहा, जल्दी करो, अंदर जाओ। वहीं ध्रुव भी उस क्रिस्टल बॉल को देखकर चौंक गया था। उसे पता था कि इरा ताकतवर है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। तभी उसकी अंगूठी में से विदुर ने फुसफुसाते हुए ध्रुव से कहा, यार ये लड़की तो कमाल है। अगर इरा की मूल शक्ति लकड़ी होती तो वो जरूर एक बहुत अच्छी हकीम बन सकती थी। विदुर की इस बात पर अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव ने इरा को देखा, जो इस वक्त उसकी तरफ ही आ रही थी। जैसे इरा उसके पास आई, ध्रुव मुस्कुराते हुए पलटा और शक्ति की तलाश में जाने लगा। इरा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। ये देखकर बाहर खड़े अरेंद्र थोड़ा परेशान दिख रहे थे। तभी कांच टूटने की आवाज आई और उन्होंने देखा कि क्रिस्टल बॉल, जिसमें कुछ पल पहले दरारें आ गई थीं, अब पूरी तरह से टूट चुका था। इस पर आह भरते हुए अरेंद्र ने खुद से कहा कि लड़की अद्भुत है। ये दिल, दिमाग और खूबसूरती का सही मेल है। इरा हर मायनों में लारा से अच्छी है, लेकिन इसकी ताकत मुझे थोड़ा डरा रही है। क्या होगा अगर मैं ध्रुव के साथ इरा की शादी करवा दूं? ये कहते ही अरेंद्र को खुद की बात पर हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें भरोसा भी नहीं हुआ कि आखिर वो ऐसा सोच भी कैसे सकते थे। जहां बाहर खड़े होकर अरेंद्र अपनी सोच का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं दरवाजे के अंदर इरा ने उनकी बात सुन ली थी, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ गया था। लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए वापस ध्रुव के पीछे चलने लगी। दरवाजे के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, सिर्फ कुछ ही मशालें जल रही थी, जिससे कि रास्ता समझ आ रहा था। वहां एक अजीब सी शांति थी, जिसमें ध्रुव की नजर अलग अलग रास्तों पर पड़ी, जिनकी शुरुआत पर लिखा हुआ था कि वो कौन सी मूल शक्ति वालों के लिए थे। सबसे पहले तो ध्रुव ने सारे रास्तों की तरफ एक नजर घुमाई और फिर अग्निपथ के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़ते हुए देखा कि इरा इस वक्त शर्म से लाल हो रखी थी। ये देखकर उसने इरा से पूछा, इरा सब ठीक तो है ना? ध्रुव के सवाल से जैसे इरा का सपना टूटा और वो हकीकत में आई। उसने तुरंत ध्रुव से कहा, हाँ मैं ठीक हूं, मुझे क्या हुआ? अब जल्दी करो, हमें जल्द शक्तियां ढूंढनी होंगी। इरा ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ध्रुव के सवाल से उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो गया था। उसने जल्दी से चलना शुरू किया ताकि ध्रुव की नजर उसके चेहरे पर ना जाए, लेकिन ध्रुव उसे अच्छे से देख चुका था और इसलिए उसे समझ नहीं आया कि आखिर इरा इतनी लाल क्यों दिख रही थी। इस बात को भुलाते हुए उसने सामने दिख रहे अग्निपथ की ओर इशारा किया और इरा से कहा, चलो अंदर चलते हैं। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।